अस्सलामु अलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करने लगा हूँ वो है मई जून 2023 और उसका वेरिएंट 42 बेटा, ईटीपी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वो कहता है आपसे A student investigates the rusting of iron। इसका मतलब है ये क्वेश्चन रस्टिंग से रिलेटेड है। रस्टिंग किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन को। रस्टिंग के लिए कौन सी दो कंडीशंस चाहिए होती हैं? एयर और मॉइस्चर, यानी ऑक्सीजन और H2O। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट हो और दूसरी ना हो तो रस्ट नहीं लगता है। ये हमने थ्योरी में बहुत डिटेल से पढ़ा है। प्रिवेंशन फ्रॉम रस्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पेंटिंग हो गया, ऑयलिंग और ग्रीजिंग हो गया, गैल्वेनाइजिंग हो गया, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि यार क्या क्या हो सकता है आगे। फिगर 1.1 शो द एपरेटस स्टूडेंट यूजेस। एपरेटस एक्स दे रहा है, या तो ये टेस्ट ट्यूब लिखेंगे या फिर बॉइलिंग ट्यूब लिखेंगे। वाटर दिया हुआ है, आयरन नेल दिया हुआ है और ऊपर से खुला हुआ है। इसका मतलब है ऑक्सीजन आ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रस्ट लग सकता है। यस, आगे देखिएगा। नीचे ड्राई एयर दी हुई एक्सपेरिमेंट बी में आयरन नेल दिया हुआ, ऊपर स्टॉपर लगाया हुआ है। इसका मतलब है इसमें रस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो है लेकिन H2O या मॉइस्चर नहीं है, तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ वाटर है, ठीक है, आयरन नेल्स दिया हुआ है और ऊपर ऑयल की लेयर दी हुई है। इसका मतलब है ऑक्सीजन एंटर नहीं हो सकती। एक बात, अब सवाल ये है कि ये वाटर कौन सा है। अगर तो ये नॉर्मल वाटर है तो रस लग जाएगा, लेकिन अगर ये बॉइल्ड वाटर है तो इसका मतलब इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है। हमें नहीं मालूम कि यहाँ रस लगेगा या नहीं, वी डोंट नो। तो डिपेंड करता है, हमें इंफॉर्मेशन देगा तो बताएंगे। आगे देखिए, कहता है नेम एपरेटस एक्स। तो या तो टेस्ट ट्यूब लिख दो या फिर बॉइलिंग ट्यूब लिख दो, एक ही चीज है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हो। मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ, टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में आप रिएजेंट मिक्स करते हैं, टेस्ट ट्यूब में आप हीटिंग नहीं कर सकते। बॉइलिंग ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, तो आप उन्हें हीट कर सकते हैं और वो ब्रेक नहीं होती। टेस्ट ट्यूब को अगर आप हीट करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, तो वो ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए बॉइलिंग ट्यूब यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। स्टेट वाई स्टॉपर इज यूज इन एक्सपेरिमेंट बी। ठीक है, टू अवॉइड एंट्रेंस ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर, क्योंकि एयर तो ऑलरेडी है ना, यानी ऑक्सीजन है। किस चीज़ को आपने रोकना है? बेसिकली मॉइस्चर को रोका है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट बी के अंदर। ठीक है, तो टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर, चाहो तो वाटर भी लिख सकते हो। स्टेट वाई वाटर इन एक्सपेरिमेंट सी इज बॉइल्ड बिफोर यूज्ड। ओके, आ गया ना बेटा। ये देखो एक्सपेरिमेंट सी में, यानी ये बॉइल्ड वाटर है, इसका मतलब है रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं होती। भूल गए हो तो लेक्चर वापस से देख लेना। ठीक है, बिकॉज बॉइल्ड वाटर does not contain dissolved ऑक्सीजन। आगे देखिएगा, स्टेट वाई लेयर ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट सी। अब देखें जरा, बी और सी को कंपेयर करें। बी में स्टॉपर लगाया ताकि मॉइस्चर ना आए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी है।
सी को उल्टा कर दिया है, वाटर ऑलरेडी है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन को रोका गया है। फर्क है दोनों में, ठीक है। बी में किसे रोका है आपने, मॉइस्चर को, और सी में किसे रोकने की कोशिश की है बेटा, ऑक्सीजन को, क्योंकि वाटर ऑलरेडी है। सो टू प्रिवेंट entry of oxygen from air। आगे देखिएगा, द एक्सपेरिमेंट आर लेफ्ट फॉर 1 week। Predict in which of the experiment the nail will have rusted। वन एक्सपेरिमेंट ए में मोस्ट रस्टेड यही होगा बेटा, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रिडिक्शन में एक्सपेरिमेंट ए बेटा, ठीक है। अब उसकी प्रिडिक्शन की एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। बिकॉज बोथ oxygen and moisture are present, which are conditions for rust। बाकियों में रस नहीं लगेगा, इनमें रस लग जाएगा, दैट्स इट। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहता है एक्वस अमोनिया यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप अमोनिया गैस को पानी में डाल दें तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं एक्वस अमोनिया, ठीक है। आई स्टूडेंट टाइट्रेट्स 2 सैंपल ऑफ एक्वस अमोनिया, ए और बी। यानी आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, दोनों एक्वस अमोनिया के हैं, एक का नाम ए एक का नाम बी। दोनों को आप टाइट्रेट कर रहे हैं विद 0.5 मोल पर DM³ HCl। यानी अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपके पास 2 ब्यूरेट्स हैं, ठीक है। आपने ये रहा। अब आप देखिएगा उसने किया क्या है, मैं पहले थोड़ा समझा दूं ताकि बात समझ में आ जाए। वो कह रहा है यहाँ पे 0.5 मोल पर DM³ HCl है, 0.5 मोल पर DM³ HCl है। इसमें भी एक्वस अमोनिया है, इसमें भी एक्वस अमोनिया है। एक का नाम ए रखा, एक का नाम बी रखा। तो आपने 2 एक्वस अमोनिया को टाइट्रेट करना है 0.5 मोल पर DM³ HCl के साथ। आगे देखिए क्या बोलता है। द स्टूडेंट डज 4 टाइट्रेशंस, 2 फॉर ए और 2 फॉर बी। यानी 2 टाइट्रेशन ए के लिए और 2 टाइट्रेशन बी के लिए, ठीक है। किसके साथ बेटा, अमोनिया के साथ। किसकी बेटा, HCl की। स्टेप्स दे दिया है उसने। रिंस एंड फिल्स द ब्यूरेट विद 0.5 मोल पर DM³। देखो ब्यूरेट इज एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस, और एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस को वॉश करने के लिए अगर आपको 2 लिक्विड बोले तो पहले डिस्टिल वाटर के साथ और फिर उस सॉल्यूशन के साथ, और अगर एक ही लिक्विड बोले तो जो सॉल्यूशन आपने फिल करना है डायरेक्ट उसके साथ कर दो, ठीक है। uses a volumetric pipette to add 25 centimeter cube of A in the conical flask। ये देखो बेटा, आपने इसके अंदर 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन डाला है एक्वस अमोनिया का, ठीक है। उसके बाद बोलता है ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मीथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ताकि आपको कलर चेंज पता चले, एंड पॉइंट पता चले। प्लेस अ कॉनिकल फ्लास्क ऑन वाइट टाइल। अच्छा ये क्यों करते हैं, देखो बेटा अगर आप नीचे वाइट टाइल लगा देंगे, वाइट, तो जाहिर बात है वो जो कलर चेंज आपको मिलेगा वो बहुत क्लियर मिलेगा। देखो अमोनिया है ना, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर एल्कली में येलो होता है और एसिड में क्या होता है, रेड। तो वो जो येलो टू रेड होगा
वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा अगर आप नीचे वाइट टाइल रखेंगे, ठीक है। तो टाइल रखने से वो कलर चेंज ज़रा क्लियर नज़र आ जाता है, इसलिए उसने बोला है कि आपने इसके नीचे वाइट टाइल रखी है। आगे देखो क्या बोलता है, एड 0.5 सेंटीमीटर की 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम ब्यूरेट वाइल स्विरलिंग। स्विरलिंग का मतलब आपको पहले भी बताया था मैंने बेटा कि आप फ्लास्क में कुछ सॉल्यूशन डाल के उसे यूं यूं करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं ताकि वो मिक्स होता रहे। सिर्फ अगर एक ही जगह पे डालते रहेंगे ना सॉल्यूशन ब्यूरेट से फ्लास्क में, तो वो एक ही जगह पे रख टिका रहेगा। तो हम करते क्या है, सॉल्यूशन ऐड करने के बाद उसे ऐसे मिक्स करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा स्विरलिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद बोलता है ऑफ द फ्लास्क एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द एंड पॉइंट अंटिल द सॉल्यूशन हैज जस्ट चेंज। जब बिल्कुल एंड पॉइंट के करीब आप पहुंच जाए, रफ टाइटेशन करने के बाद आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच जाए, तो फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं ताकि एक ड्रॉप पे कलर चेंज आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सेस ना डाल दें आप। उसके बाद है एम्प्टाइज द कॉनिकल फ्लास्क एंड रिंसेस विद डिस्टिल वाटर, रिपीट 2 to 6। स्टेप 2 से लेके 6 तक, सही है। रिपीट स्टेप 2 to 6 विद अमोनिया बी इंस्टेड ऑफ, सही है, एक्वस अमोनिया। यानी जो कुछ आपने फ्लास्क ए में किया है वही सब कुछ आप फ्लास्क बी में भी करेंगे, ठीक है, सेकंड वाले में भी 25 सेंटीमीटर क्यूब एंड सो ऑन। आगे देखो क्या बोलता है, कहता है आपको रीडिंग्स दी हुई है टाइटेशन 1, दो टाइटेशन ए के साथ, दो टाइटेशन बी के साथ। शो द ब्यूरो रीडिंग्स फॉर 2 टाइटेशन विद ए, ठीक है। इनिशियल रीडिंग दी हुई है, फाइनल दी है, इनिशियल दी है, फाइनल दी है, टाइटेशन 1 टाइटेशन 2। बच्चों वाला सवाल आपको ये फिल करना है। आपको याद है मैंने आपसे कहा था जब भी आप ये टेबल फिल करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस तक का ख्याल रखा करें। आ जाए, इनिशियल रीडिंग आपके पास कितनी है बेटा, 0.0, 0.0। और बेटा इसको देख लें ये कितनी है, थोड़ा वाइट कर लें तो ये आ जाएगा 15.2, ठीक है, ये हो जाएगी 15.2, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, इनिशियल कितनी है बेटा, अगेन 15.2 है, आपने लिखा 15.2, और ये है 30 और 30.2, ये हो जाएगा 30.2, 30.2, शायद मैं सही बोल रहा हूँ। आगे आ जाएं बेटा। अच्छा, अब इनके डिफरेंस निकाल लें। 15, फिर ये तो 15.2 ही आ जाएगा बेटा, और 30.2 माइनस 15.2, 15 पूरा, अरे तो फिर 15 पूरा ही आ रहा है। ये हो गया बेटा, ये हो गया ए के लिए। बी के लिए देखते हैं क्या बोल गया, देखो टाइटेशन विद बी के लिए जो सेकंड अमोनिया का आपने फ्लास्क में लिया हुआ 25। रिकॉर्ड द ब्यूरेट रीडिंग ऑफ द, अच्छा एक दी हुई है उसने टाइटेशन 3, टाइटेशन 4 आपको खुद निकालनी है। शुरू की दो ए के लिए और बाद की दो बी के लिए, और बी में से भी उसने एक आपको पहले से दी हुई है, दूसरी निकालनी है। तो ये हो गया 0 पॉइंट, मेरे ख्याल से 0.6 लग रहा है मुझे, ये 0.6 ही है ना, ये 0.5 हो गया और ये 0.6 हो गया, ठीक है। इनिशियल रीडिंग है 0.6 और फाइनल रीडिंग चेक करो बेटा 35.5 ही नज़र आ रही है, बिल्कुल सही है 35.5। अब आप इनके सब्ट्रैक्ट करके आंसर ले लें। 34.9 माइनस 0.2 इज 34.7, 34.7, और ये हो जाएगा 35.5 माइनस 0.6, तो 5 को हटाओ तो था एक और हटाओ, 34.9 आ जाएगा। सिंपल। आगे देखिए, एक्सप्लेन वाई द स्टूडेंट यूजेज वाइट टाइल इन दीज टाइटेशंस। वाइट टाइल क्यों यूज की है, टू सी द क्लियर कलर चेंज एट एंड पॉइंट बेटा, ठीक है, टू सी क्लियर प्रिसाइज कलर चेंज एंड पॉइंट। वाइट पे बिल्कुल चीजें क्लियर नजर आती है ना कंपैरिजन में। Calculate the mean volume of 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid needed to neutralize 2500 A and B। तो
ए के लिए और बी के लिए मीन वैल्यू निकालनी है, तो ए पहले पीछे देखना पड़ेगा कितना था, दो रीडिंग्स। हाँ, 15.2 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 15.1 आ जाएगा। ये डन हो गया। ए के लिए हो गया 15.1 और बी को देखो बेटा 34.7 प्लस 34.9 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 34.8 ऑब्वियस आ जाएगा। 34.8 हो गया बेटा। The equation for the reaction between hydrochloric acid and aqueous ammonia is shown। देखो बेटा आपको रेशो दे दिया इक्वेशन से, 1:1 का है, यानी जो मोल्स आपके HCl के आएंगे वही मोल्स आपके अमोनिया के भी होंगे। डन हो गया। यूज द मीन वॉल्यूम ऑफ एसिड needed to neutralize 25 centimeter cube A, calculate the concentration of ammonia। देखो वॉल्यूम तो हमें दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास मोल्स होने चाहिए। मोल्स कहाँ से लाएंगे, रेशो से, यानी HCl और अमोनिया के रेशो से। तो मैंने क्या किया ये देखिएगा, ये HCl है बेटा, इसका वॉल्यूम था जो मीन वॉल्यूम है ए का बोल रहा है 15.1, 15.1 ये ना कितना, हाँ 15.1। वॉल्यूम है 0.05151 होगा, 0.0151, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.5। तो आप पहले HCl के मोल्स निकाल लें, मोल्स ये देखिएगा 0.5 इंटू 0.0151 जी, मेरे पास आ गया 7.55 10⁻³ 7.55 इंटू 10⁻³ ये मोल्स आ गए HCl के। यही मोल्स अमोनिया के हैं, क्यों, क्योंकि बेटा रेशो 1:1 का है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो C बराबर होगा N/V के, मोल्स आपके पास वही हैं 7.55 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम आपके पास 25 था, आपने जाहिर बात इतना ही लिया था ना वहाँ पे फ्लास्क के अंदर, तो 0.025 कर दें बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया आ जाएगी डिवाइडेड बाय 0.025, ये आ गई 0.303 बेटा, 0.302 मोल पर dm³ आ गया, ठीक है। गिव योर आंसर टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो सही है, 3 तक दे दिए, सही तो है, और क्या चाहिए। आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट देखिएगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मेजर्ड, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP डिजॉल्व इन 25 cm³ ऑफ A। अच्छा वैसे तो बहुत आसान है, यही देखो ये मोल्स अमोनिया के हैं, राइट। तो आप चाहो तो यही मोल से निकाल लो, वरना कॉन्सेंट्रेशन से भी निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, ये आपने लिखा है 0.302 मोल पर dm³। एक dm³ का मतलब 1000 cm³। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जरा सुकून के साथ देखिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 0.302 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस हैं 1000 cm³ में, एग्री। और बेटा 25 cm³ में आपसे मोल्स निकालने पहले, तो अब जो भी कुछ मेरे पास आए, देखो ये वही आएगा, ये वाला आ जाएगा। देखो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 25 से, डिवाइड किया 1000 से, वापस से ये आंसर आ गया 7.55 इंटू 10⁻³ ये मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए, मोल्स। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। क्या मैंने कभी आपको किसी गैस के मोल्स और उसके वॉल्यूम का रेशो नहीं बताया, बताया है भाई। एक मोल गैस का वॉल्यूम RTP पे होता है 24 dm³, 7.55 इंटू 10⁻³ का होगा x। तो ये जो इसने एहसान किया हुआ है आप पे, ये ना भी करे तो भी आपको पता तो होना चाहिए ना भाई।
आपको आता है एक मोल गैस का वॉल्यूम आरटीपी कितना होता है, तो मैंने मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो जो भी कुछ मेरे पास था मैंने उसे मल्टीप्लाई किया 24 से, तो बेटा 1 मोल गैस का वॉल्यूम आ गया 24, और जो मेरे पास मोल्स हैं उसका आ जाएगा एक्स। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1812। तो 0.081 ले लूं? चलो सब ले लिया, चलो जाओ, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम। 1000 में इतने थे। मैंने क्या कहा, जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं इससे वो भी कर सकते थे, क्योंकि आंसर तो ये सेम आ रहा है ना। अच्छा क्यों आ रहा है, क्योंकि रेशो क्या है 1:1 का है, तो 25 के अंदर उतने ही मोल्स होंगे जितने HCl के मोल्स थे, आंसर आ जाएगा। आगे चल बेटा, क्या कहता है, यूज योर आंसर टू डी एंड एफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मेजर्ड एट RTP। अब खुद देखो कह रहा है डी और एफ को यूज करो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस इन बी। 25 में बी में पूछ रहा है। तो यार कितनी सिंपल सी बात है कि देखो, जब 15.1 HCl आपने यूज किया था तो उसके अंदर जो मोल्स थे HCl के वो अमोनिया के मोल्स के बराबर थे, और उसका वॉल्यूम कितना था 0.1812। ये हो गया आंसर डी, ये रहा डी, ये डी है ना बेटा, ये रहा। अब वो आपको बोल रहा है डी यूज करो, तो आप ये वाला यूज कर लें, इससे आ जाएगा आपके पास। ये देखें, आपने कहा कितना है बेटा 30, ये लो, तो 34.8 सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप निकालना चाहें तो आ जाएगा आंसर। जो भी आंसर है मल्टीप्लाई बाय 34.8 डिवाइडेड बाय 15.1, 0.4176, 0.4176। तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये बात समझ नहीं आई, आपने किया क्या? मैं समझाता हूँ, सुनिए। देखो बेटा, HCl और अमोनिया में रेशो 1:1 का है, तो जितने मोल्स आपके HCl के हैं उतने ही मोल्स आपके अमोनिया के भी होंगे, और मोल्स जितने होंगे उससे लिहाज से वॉल्यूम भी होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी गैस के मोल्स और वॉल्यूम में रेशो सेम होता है भाई। अगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 24 है तो 2 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा 48, 3 का कितना होगा 72। तो जो रेशो आप गैसेस के मोल्स में यूज़ करते हैं वही रेशो आप गैसेस के वॉल्यूम में भी यूज़ करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया, देखो 15 सेंटीमीटर क्यूब में HCl के जितने भी मोल्स होंगे, जितने भी, उन वही मोल्स किसके होंगे, बेसिकली अमोनिया के, और उन अमोनिया के मोल्स का वॉल्यूम ये रहा। ठीक है, उन अमोनिया के मोल्स का वॉल्यूम ये होगा। तो बेटा इस सेंटीमीटर क्यूब में भी जितने मोल्स होंगे HCl के वही मोल्स अमोनिया के होंगे, और उन वॉल्यूम में मैं उस वॉल्यूम के अंदर या उस मोल्स के अंदर मैं गैस का, अमोनिया गैस का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो मैंने रेशो से निकाल लिया। ठीक है, तो आप अगर सपोज करो आप ये वाली पूरी वर्किंग करना चाहते हो, ये वाली आप चाहो तो इससे पूरी तरह वर्किंग कर लो, एक एक कर, मर्जी है आपकी। जैसे एक बच्चा है वो सेटिस्फाई नहीं होता कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई, आप वापस से ना सारी कैलकुलेशन करके देख लो, आंसर आपका यही आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं चाहता हूं आप बिल्कुल क्लियर है। देखो बेटा, HCl का वॉल्यूम था सेकंड के लिए 34.8, यानी 0.0348, कॉन्सेंट्रेशन थी 0.5। ठीक है, दोबारा देखिएगा, ये मैं पूरे स्टेप्स करके, हालांकि 1 मार्क का है, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कोई बच्चा होता है ना कभी कभी सेटिस्फाई नहीं होता कि सर मुझे नहीं समझ में ये हुआ क्या, तो 0.5 इंटू 0.0348,
ये आ गया 0.0174, ये मोल्स आ गए HCl के। यही मोल्स होंगे अमोनिया के, मानते हो? अब मुझे एक बात बताओ, ये मोल्स हैं तो मैं इस मोल्स, ये जितने भी मोल्स हैं ना, ये कितने में है? इन 25 सेंटीमीटर क्यूब। अमोनिया आपने कितनी डाली थी? 25। अब आप देखें, एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 24 DM³ 0.0174 मोल्स का वॉल्यूम निकाल लें बेटा, कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 24। आंसर फिर से क्या आ गया? 0.4176। वापस वही आ गया। मर्जी है आपकी, यूं कर लें यूं कर लें, जैसा दिल चाहे। The student rinses the burette with 0.5 mole per dm³ hydrochloric acid immediately before it is filled। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपने पहले उसे रिंस किया, फिर आपने HCl फिल किया। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट शुड नॉट रिंस ब्यूरेट विद डिस्टिल वाटर इमीडिएटली बिफोर इट फिल विद दिस। यानी आप देखो, दो लिक्विड्स होते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस को वॉश करने के। पहला लिक्विड क्या है? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के बाद भी आपको रिंस करना ज़रूरी है, वरना डिस्टिल वाटर के ड्रॉप्स चिपक जाएंगे और आप उसमें कोई भी सोल्यूशन डालेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो वो कह रहा है, ये बताओ, डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद आपने ब्यूरेट फिल क्यों नहीं की, या नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों करना? तो पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप लिखेंगे distilled water may stick within the burette, चिपक सकता है ना उसके साथ। Hence, by filling HCl, solution will make HCl solution more diluted, और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। Suggest why universal indicator is not suitable use। देखो बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको रेंज में कलर चेंज बताता है, याद है ना? वेब गेयोर, ठीक है, ये 7, ये 14 और ये 0, तो ऐसे कलर बताता है, वो रेंज बताता है, रेंज। तो आपको पास क्लियर कलर चेंज नजर नहीं आएगा ना, जो प्रिसाइज होता है। तो शार्प एंड पॉइंट के एक ड्रॉप डाला और एंड पॉइंट नजर आ गया, समझ में आ गया, वो नहीं होगा ना। तो वो रेंज में होता है, पीएच की रेंज के अंदर होता है, इसलिए आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर कभी भी अच्छा कलर नहीं देगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं will try my level best. Sorry for the inconvenience. कभी कभी वो थोड़ा स्विच आगे पीछे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा बेटा, थर्ड। A student investigates solution W and solid X. Solution W is green in color, contains iron 3 plus iron। अच्छा, अब देखिएगा, खुद कह रहा है ग्रीन कलर है और आयरन 2 प्लस आइंस हैं, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ W कैन बी शोन कंटेन्स आयरन
टू आयन्स। आपको कैसे पता चलेगा कि वो ग्रीन आयन आयरन 2 प्लस आयन ही है, कैसे पता चलेगा? तो बेटा आप पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट एक्वस अमोनिया के साथ कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखें ऐड aqueous sodium hydroxide, then excess aqueous sodium hydroxide, ठीक है, green PPT insoluble in excess, add aqueous ammonia, then excess aqueous ammonia, green PPT insoluble in excess। तो पता चल जाएगा इससे excess W is added to acidified aqueous potassium manganate। W के अंदर आपने excess यानी आयरन 2 प्लस आयन डाला। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, जरा याद रखिएगा। देखो क्यों ट्रिकी है, समझाता हूं। KMnO4, ठीक है, KMnO4, जब आप आयरन 2 प्लस को KMnO4 में डालेंगे बेटा तो ये पर्पल कलर का है। अब यहां प्रोड्यूस क्या होगा, Mn2 प्लस, जो कि कलरलेस होता है, इसीलिए आप लोग पर्पल टू कलरलेस लिखते हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आयरन 2 प्लस को क्या कर देगा, आयरन 3 प्लस में कन्वर्ट कर देगा। आपने एक्सेस डाला है तो इसका मतलब है आयरन 2 प्लस एक्सेस रहेगा इसके अंदर, थोड़ा सा होगा बट होगा, थोड़ा सा होगा। अब आप सोचें, इसका कलर है रेड ब्राउन और इसका कलर है ग्रीन, तो एक अजीब सा मिक्सचर बन जाएगा एक्सेस डालने पर। तो आपका एग्जामिनर भी कभी कभी अंधों वाली हरकतें करता है, अंधों वाली। तो अब यहां पर्पल तो बच्चा लिखेगा, सवाल ये है यहां क्या लिखेगा। कुछ लोग कलरलेस लिख देंगे, कुछ लोग रेड ब्राउन और ग्रीन का मिक्सचर लिख देंगे, कुछ लोग रेडिश ग्रीनिश येलोइश पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अजीब सा कोई मिक्सचर टाइप का होगा, ठीक है। बट हाँ, ये कलर उसमें चूंकि ज्यादा होगा, रेड ब्राउन, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ग्रीन में अगर थोड़ा रेड ब्राउन मिल जाए तो वो शायद थोड़ा येलोविश टाइप का शेड दे रहा होगा, ठीक है, या आप रेडिश ब्राउन कलर का दे सकता है, लाइट येलोविश ब्राउन कलर होगा, सही है। तो कुछ मिक्सचर किस्म का होगा कलर। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया एंड देन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया एडेड टू द मिक्सचर इन 2। अब देखो फिर से वही दोबारा से इंतहाई जाहिलाना वाली बात है। अब मसला ये है कि ये आपके पास है 2 में, आप इसमें डाल रहे हैं फ्यू ड्रॉप्स एक्वस अमोनिया, तो एक्सेस डालने से उसमें थोड़ा बहुत आयरन 2 प्लस तो होगा, ये भी होगा, इसके भी पीपीटी बनेंगे, इसके ही पीपीटी बनेंगे, इसके भी पीपीटी बनेंगे। अब हम क्या कलर लिखें फ्यू ड्रॉप्स के लिए, तो हम लिख लेते हैं जो सबसे ज्यादा होगा। ये जाहिर बात है ये तो पूरा बनेगा ना, आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये सबसे ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में हुआ आपके सॉल्यूशन में, तो आप इसके कलर को सेलेक्ट कर लें, दैट्स इट। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया में आप लिख सकते हैं रेड ब्राउन पीपीटी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि ये ज्यादा है। अगर तुम में से कोई बच्चा बोले सर कि अगर आप यहाँ पे रेड ब्राउन पीपीटी लिख रहे हैं तो फिर आपने पहले वहाँ पे येलोविश ब्राउन कलर क्यों लिखा? भाई जाहिर बात है वो येलोविश ब्राउन कलर है, सॉल्यूशन का कलर है, यहाँ पीपीटी बन रहा है, ठीक है। पीपीटी तो अलग ही नजर आ रहे होंगे ना, और वो किसके होंगे, मेनली डोमिनेंट फैक्टर किसका होगा बेटा, आयरन 3 प्लस का। एक्सेस डालोगे तो पीपीटी इनसॉल्युबल।
तो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, यानी थोड़ा हायर लेवल का सवाल है ये, और इसने गंदगी भी की है थोड़ी सी, कि मतलब बच्चों को कंफ्यूज होंगे इसमें डेफिनेटली। अगर आप इस वाले पार्ट में कंफ्यूज हुए हैं तो आप नेचुरली हुए हैं और सही हुए हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, डोंट वरी। आगे देखिएगा बेटा। यार क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। आगे देखिए बेटा, सॉलिड एक्स, अच्छा ये दूसरा सवाल आ गया, ठीक है। कहता है सॉलिड एक्स इज शाइनी ग्रे मेटल। अब ये शाइनी सिल्वरी ग्रे मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं ग्रुप 1, ठीक है, ये हो सकते हैं ग्रुप 2, और ये हो सकते हैं जिंक बेटा, ये सब हो सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, अ टेस्ट द स्टूडेंट डज ऑन एक्स आर शोन इन टेबल 3.1, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस टेस्ट आर शोन। Add excess dilute acid to X in test tube. अब देखो, अब तुमने थोड़ा बी केयरफुल रहे ना, ये सब कुछ हो सकता है, ग्रुप 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब है, क्योंकि आप ग्रुप 1 के मेटल्स के साथ डायरेक्टली एसिड का कांटेक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। ग्रुप 1 नहीं हो सकता। अब ग्रुप 2 और जिंक में से कोई होगा ही। एक बात हो गई। सॉलिड डिसअपियर्स, सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस और बिकम वार्मर, यानी यहां से भी पता चल गया कलरलेस है तो नो ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड। द गैस प्रोड्यूस वाज टेस्टेड, मेटल के साथ एसिड कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ, यहां इसने जो लिखा एक ऑब्जर्वेशन कम लिखी है, और वो क्या हो गए, बबल्स ऑफ द गैस, वो नहीं लिखी इसने, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में। एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन एड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट किस चीज के लिए ऐड किया जाता है? टेस्ट फॉर हेलाइट्स के लिए। टू सम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम टेस्ट 1, ठीक है, सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, इसका मतलब है नो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्योंकि अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होते तो डेफिनेटली ये कलर आते। अब सवाल ये है, आपने तो मेटल में एसिड डाला है, ठीक है, तो एक चीज कंफर्म हो गई, अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं है और क्लोराइड नहीं है, तो एक चीज और कंफर्म हो गई, ये डाइल्यूट एसिड HCl नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो HCl होता तो उसमें Cl होता, और Cl होता तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट PPT देता। तो एक और चीज समझ में आ गई, हेलाइड भी नहीं है, और जो एसिड तुमने डाला है वो एसिड HCl नहीं है, मेटल के साथ जो, वरना तो अगर आप मेटल के साथ HCl डालते तो मेटल क्लोराइड बनता ना, और क्लोराइड बनता तो व्हाइट PPT सिल्वर नाइट्रेट के साथ देता। आगे देखिए, एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन एड एक्वस बेरियम नाइट्रेट, सम ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम टेस्ट 1, इसमें से आपने कुछ लिया था और डाला, व्हाइट PPT बन गया। इसका मतलब है आपका एसिड कौन सा हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि बेरियम व्हाइट PPT किसके साथ देता है? सल्फेट के साथ। तो यानी आपने जो एसिड यूज किया है वो कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द गैस प्रोड्यूस इन टेस्ट 1। गैस कौन सी है? टेस्ट कंफर्म आइडेंटिटी। अच्छा, 3 चीजें दी हैं, और से देखें तो गैस आप लिखेंगे बेटा हाइड्रोजन, टेस्ट लिखेंगे बर्निंग स्प्लिंट, और ऑब्जर्वेशन टू कंफर्म बर्न्स विद पॉप साउंड, burns with pop sound. The observations for test 1 are incomplete. बिल्कुल सही कह रहा है, बबल्स ऑफ कलरलेस नहीं लिखा था ना उसने। स्टेट 1 अदर ऑब्जर्वेशन, तो आप वो जो गैस हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसके बबल्स की ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं ना, बबल्स ऑफ colorless gas. State the conclusion you can make from test 2. Conclusion, नो हेलाइड्स, हेलाइड्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आपने लिखा नो हेलाइड्स present. State the conclusion you can make from test 3.
Test 3, sulfate ions are present. Sulfate ions present. Identify the acid. तो सल्फेट कहां से आया होगा? सल्फ्यूरिक एसिड से. सल्फ्यूरिक एसिड से. सजेस्ट द आइडेंटिटी. अब सुनिए और से देखिएगा भाई. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम. अब आप देखिएगा इस वन को गौर से देखें. एड एक्सेस डाइल्यूट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है. तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डालने से कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंटियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनता और वाइट पीपीडी बनते. डाउन द ग्रुप 2 सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस. आपको याद होगा all sulfates are water soluble except lead and group 2 from calcium to downward. तो यहां पे इस जगह पे पहले टेस्ट के अंदर यहां पर बेटा अगर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम या बेरियम होता, अगर होता तो यहां वाइट पीपीटी होते. इसका मतलब ये नहीं. अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में से बेरिलियम, मैग्नीशियम और जिंक बच गया, बाकी तो सब हट गए. तो बेरिलियम शाइनी ग्रे मेटल नहीं होता, तो इसका मतलब है जिंक और मैग्नीशियम रह गए बेटा. तो आप क्या लिख सकते हैं? चाहो तो यहां लिख दो जिंक, चाहो तो यहां लिख दो मैग्नीशियम. दोनों में से कोई एक लिख दो. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा. कहता है बेकिंग सोडा इज यूज्ड to make bread rise. When baking soda is heated, it decomposes. Carbon dioxide gas is released. When baking soda is heated. Okay. Baking soda also decompose gradually when it is stored. यानी खुद ब खुद भी decompose होता रहता है. ठीक है. The longer the baking soda is stored, the less carbon dioxide it releases when heated. जाहिर बात है जब वो डिकम्पोज होता रहेगा तो उसमें से जो बेकिंग सोडा की जो कंटेंट्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो कम हो रहे होंगे ना. वो रिलीज हो रही होगी कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता. तो जाहिर बात है जो ज़्यादा देर तक स्टोर किया गया होगा उसमें से काफ़ी चीज़ें पहले ही निकल चुकी होंगी. तो आपके हीट करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं. Plan an investigation to show which 2 different samples of baking soda has been stored for longer. Longer कौन सा स्टोर हुआ होगा? जो कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, यानी जो कम रिलीज ऑफ गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा. Your plan should include the use of common laboratory apparatus, the 2 samples of baking soda. 2 samples of baking soda. देखो सब कुछ आपको लिख देता है वो. No other chemical should be used. Your plan should include the apparatus needed. एक बात, method use, measurement to take, variable to control. यानी आपको टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करना पड़ेगा इसमें. How to yes time और टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा. सेम टाइम सेम टेम्परेचर के लिए. हाउ टू यूज रिजल्ट टू डिटरमाइन, और उसके बाद बताना पड़ेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड कम दे रहा है वो लॉन्गर स्टोर किया गया है, जो ज़्यादा दे रहा है वो कम. और यू मे ड्रॉ द डायग्राम एंड ब्ला 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 ब्ला. देखो सुनो, पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ज़रा देखिएगा, फिर मैं उसे लिख दूंगा आराम से. अच्छा, मैंने यहाँ बेकिंग सोडा डाला, मैंने गैस सिरिंज लगाई. पता है इसके ही मार्क्स मिल जाते हैं आपको. वो बातें जो आपके साथ वहां रह जाती हैं वो यहाँ मिल जाते हैं मार्क्स. कितना आसान होता है. सही है. अच्छा, कंट्रोल कैसे करूँगा टेम्परेचर? तो मैं इसे कंट्रोल करूँगा. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए, इसे कह रहा हूँ लेबल करना ज़रूरी है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा. गैस रेंज, इसे कह रहा हूं थर्मो स्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ. सारी बातें आ गई इसमें. ठीक है, ये हो गया
कॉर्क मतलब वो जो आप लगाएंगे गैस डिलीवरी, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। सब कुछ हो गया। अब आप इसे लिख लें। देखिए ज़रा मैं कैसे लिखता हूँ। अब सिंपल सी बात है, ठीक है। मेजर टू सेम masses of baking soda बाय डिफरेंस का मतलब होता है इनिशियल फाइनल मास लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना मैंने एग्जैक्टली यूज किया, ठीक है। बाय डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स के नाम वगैरह भी लिखें, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल बैलेंस। हो गया। Put these masses in two different volumetric flasks fix, पता नहीं क्या होगा इसका, gas syringes with rubber cork, ताकि रिलीज ना हो, गैस हिस्सा ना हो। आगे देखें। यूज आ thermostatically control water bath and heat both sample by giving same temperature and for same time. Measure volume of CO2 in gas syringe. Last बात, कंपैरिजन वाला। बेकिंग सोडा which produces lesser volume of CO2 is stored for long time. I hope आपको मेरे डिस्कशन से फायदा हुआ। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।